नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स के बारे में और इसका किसी भी एम्प्लॉय की वेल बीइंग या स्ट्रेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज के दौर में हर कोई ऑप्टिमम वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना चाहता है, पर क्या आज की रैट रेस में ऐसा मुमकिन है? ये जानने के लिए आज हमारे साथ मिस लीना जी मौजूद है। मैडम यूपीआईडी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैडम को इस फील्ड में बहुत अनुभव है और वो बहुत से लोगों को इस चीज में करती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आपका शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड करने के लिए। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं मौजूद हैं वो जो मैं आज आपको एक टॉपिक पर आपकी एक नज़र डालना चाहती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अब कोविड के बाद से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके बारे में बात हो रही है, होती आ रही है और आगे भी होंगी। तो कि मैं शायद आपको ये मैसेज बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ आज कि ये एग्जैक्टली इस टॉपिक से किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है और क्या क्या इस टॉपिक के अंदर ऐसा है जो कि हमें आज डिस्कशन करने की जरूरत पड़ रही है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोग। देखिए तो जैसा कि आकांक्षा जी ने बताया अभी, हमारा जो आज का टॉपिक है ये इट इज ऑल अबाउट दी फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, जिसकी बात हम जब से कोविड आया तब से तो बहुत ही ज्यादा हो गई है कि भाई किस तरह से अपने काम को ऐसे बैलेंस किया जाए, ऐसे मैनेज किया जाए कि भाई हम स्ट्रेस से रिलेटेड सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे एज एन एम्प्लॉय फेस करनी पड़े, चाहे एज एन इंडिविजुअल फेस करनी पड़े अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। कहीं ना कहीं हम जहाँ काम कर रहे हैं वो हमारी एक ऑफिस में ले रहे हैं जरूर आता ही आता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाहूंगी कि भाई तो स्ट्रेस हो ही ना, कोशिश ही की जानी चाहिए कि भाई स्ट्रेस वाली नौबत आए ही ना, क्यों ना अच्छे से हंस बोल के अच्छे से अपना काम किया जाए, काम भी हो और आपकी हेल्थ भी ठीक रहे। तो कोशिश यही है कि भाई स्ट्रेस को कैसे कि हमारी ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है वो मेंटेन रहे, वो अच्छी रहे, है ना। ताकि भाई हम अगर अगर आप मेंटली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आप अच्छे से लीड में भी तब बढ़ सकते हो। तो फॉर अ गुड करियर डेफिनेटली यू विल हैव टू बी फिट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। जैसे हम सब जानते हैं, बहुत एक बहुत कॉमन सा फ्रेज है ना लोग की, भाई जान है तो जान है। सही बात है, बिल्कुल भाई। आप जब तक पहले फिट हो, है ना। अब थोड़ा सा क्योंकि हम 2024 में चल रहे हैं तो इट इज मोर अबाउट वी डिस्कस मोर अबाउट मेंटल वेल बीइंग अबाउट देन फिजिकल वेल बीइंग। सो इफ यू आर फिट इनफ मेंटली भी और फिजिकली भी फिट है, तो ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप आज के दौर में जिंदगी तभी जी सकते हैं, जो कि इतना फास्ट पेस वर्ल्ड है कि दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से कि लोगों पे समय ही नहीं है। और वो सारी जो लाइफस्टाइल आजकल हो गया है वो कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार है हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, यही सब टॉपिक है आज हम बात करेंगे इसी पर ही। इसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक थोड़ा सा पहलू मैं बताऊंगी आपको, ऑटोनॉमी क्या होती है, कैसे इन सब फैक्टर्स से मतलब हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। हमारे ऊपर फर्क पड़ने का मतलब ये है कि हमारी निजी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है, फिर हमारे करियर में भी फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात है भाई, करियर और सब आप इंटर रिलेटेड ही होते हैं। हम प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कहते हैं इसीलिए कि थोड़ा अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको आप चाह कर भी अपने दिमाग में बाइफरकेट नहीं कर पाते हो कि भाई काम का स्ट्रेस है तो भाई आपके बिहेवियर में वो चीज आ जाती है। घर आके भी थोड़े से इरिटेट रहोगे, अरे इतना काम पड़ा है, आपकी घर आके भी काम पड़ा है, अरे आज सारा दिन बहुत थक गए, बहुत काम किया। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो होती रहती हैं। तो इसलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये यही है कि भाई कैसे इस तरह की चीजों से बचा जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है जहाँ हम काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव थोड़ा देखें तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे तो बच्चे हैं चाहे जॉब करने वाला स्टाफ है, जो भी है, हर कोई आजकल तो आप देखिए स्कूल के बच्चों में, स्कूल्स में भी ये सब चीजें आप कितनी प्रिवेल कर रही है कि भाई काउंसलिंग होती है छोटे छोटे बच्चों की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भाई घर में सब लोग बाहर काम पे जाते हैं फिर वापस लौट के आते हैं तो वो एक स्ट्रेस लेके आते हैं, तो वो स्ट्रेस बच्चों तक कन्वे होता है, तो बच्चे भी फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत गहन मुद्दा है कि जिसके बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी परेशानी में है या किसी मेंटली स्ट्रेस में है, आप खुद फील करते होंगे कि भाई आज बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत काम है, चाहे तो काम का बर्डन है चाहे किसी और बात की चिंता है, तो वो चीज आपके व्यवहार में झलकती है। वो व्यवहार में झलकती है तो इसका मतलब आपके साथ जो भी लोग
उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाहे घर के लोग हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो उसके उस तक नहीं पहुँचती है आपके माध्यम से। चाहे तो आपका मूड ठीक नहीं है, तो या तो आप बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो भी अच्छे से नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सामने वाले को परेशानी होगी ही होगी। तो इस तरीके की चीज़ों से कैसे भई हम खुद को बचा जा सकता है, क्या नहीं है इसमें, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जी, तो जैसा कि हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, अच्छा आकांक्षा जी मतलब क्या आप मुझे थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर किस बैकग्राउंड से लोग हैं जो भी करियर के बारे में सोच रहे हैं या क्या क्या परसेप्शन है, जो भी लोग हैं हमारे पास या एनीवन कोई भी अपना जो भी मैंने अभी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो कोई भी ये बताना चाहेगा कि भई आपको कितना ये टॉपिक लगता है रेलेवेंट कि हाँ, हम इस टॉपिक से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा कि भई हम ये जान सकें कि नहीं लोगों को जो है इस टॉपिक के बारे में थोड़ा अंदाज़ा है और लोग समझ रहे हैं कि भई ये टॉपिक के कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कोई कोई इस बारे में बात करना चाहेगा? मैम इसमें एक्चुअली कुछ भी मिक्स शेयर बैच करना है। चाहेंगे? हमारे पास वो लोग नेक्स्ट जो वर्किंग हैं और वो लोग भी हैं जो अभी फॉर्मली वो एंटर नहीं किए हैं। मिक्स ये ग्रुप तो है और ही पूरा। अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड मतलब ये कैसा एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसा है कि चाहे तो हम कहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ईच ऑफ अस माइट बी एक्सपीरियंस्ड और विल एक्सपीरियंस्ड और ऐसा कोई भी फेज़ होता ही नहीं है कि जहाँ पे आप इस चीज़ को फेस ना कर पाओ, स्पेसिफिकली और स्ट्रेस फैक्टर। कोई डिस्कस करना चाहेगा? एनी इनपुट? मैम पार्टिसिपेंट्स इस पूरे दौरान रहेंगे तो वो चैट में अपने ओके, इनपुट्स दे सकते हैं। ओके, फाइन, फाइन। आई थिंक मेरे को मुझे चैट का ऑप्शन ना मैं आई थिंक आई डू हैव एक्सेस है मेरे पास इसका, हाँ। जी जी मैम आपके पास एक्सेस है। फिलहाल अभी कोई मैसेज नहीं ठीक है, आया फाइन। है चैट बॉक्स में। जैसे ही कोई आता है तो मैं बता दूंगी आपको। फाइन, 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 आई गॉट इट। ठीक है, तो हम उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भई मैंने फिर भी मैसेज ड्रॉप कर दिया है कि किसी को लगता है कि भई हम डिस्कशन कर सकते हैं इस मैटर पे या बिकॉज़ क्योंकि टॉपिक एक ऐसा है कि बहुत ही रेलेवेंट सा टॉपिक है, जो हर कोई रिलेट करता है ये टॉपिक। मतलब स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी को है, चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, हो सकती है, होने वाली है या हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसके बारे में है स्पेशली क्या हो रहा है कि जब से पैंडेमिक हुआ है तब से अगर हम बात करें तो लोगों को मतलब बहुत सारा नुकसान तो उठाया ही है लोगों ने, बहुत लॉस झेला है सबने। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से लोग ड्रेन हो चुके हैं, तो ना सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि भई वापस से कैसे खुद को गैदर किया जाए, वापस से एक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल ट्रैक पे आने के लिए बहुत मेहनत लगी है। आप कम से कम भी 2 साल तो ऐसे निकल गए हैं कि पीपल आर स्टिल इनटू दैट माइंडसेट कि हुआ क्या? तो टू कोप अप विद दैट थिंग और इस बीच में जो भी रिसर्चेज़ हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में जानकारी हासिल की है, रिसर्च की है, तो ये यही पता चला इन सब चीज़ों से कि भई इस दौरान इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा मेंटल वेल-बीइंग जो है लोगों की वो इम्पैक्ट फिज़िकली तो जो हमने देखा वो है, फिज़िकली तो हुआ ही, पर सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हुई हैं वो मानसिक परेशानियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा। उसके बहुत सारे कारण भी रहे हैं भई, कि भई एक तो लॉकडाउन में एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता वो ज़रूरी था कि यार बट लाइफ़स्टाइल लोगों का बहुत कन्फाइंड हो गया, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारे पर एड ऑन करती हैं, इफ़ेक्ट आया स्ट्रेस का। अब बिकॉज़ इतने सारे चेंजेज़ आए सडन एक ऐसा आउटबर्स्ट था जिसके लिए शायद दुनिया में कोई भी प्रिपेयर नहीं था। अक्रॉस द ग्लोब कोई प्रिपेयर नहीं था। सडनली इतनी सारी चीज़ें आ गई, कैसे खुद को प्रिपेयर करें, कैसे काम करें, कैसे एक नॉर्मल लाइफ़ लीड कर पाएँ। तो हर सेक्टर में हर किसी ने इंडिविजुअली भी फ़ील किया और ऑर्गनाइज़ेशंस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में सबने ये चीज़ महसूस की। तो जब अगर हम बात करते हैं कि भई फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स जिस बारे में मैंने थोड़ा इस टॉपिक में ज़िक्र किया मतलब किस वजह से है ये। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स फिर तब से शुरुआत हुई जब से हम वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया कि भई घर रह के लोग काम करें। तो तब से फिर धीरे-धीरे जब ये समस्या आने लगी कि भई लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो रही है। लोग कैसे एक नॉर्मल लाइफ लीड करें, वापस से उनके अंदर का जो डर है वो कैसे निकले, कैसे वो एक-दूसरे से मिंगल अप हों। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स खत्म हो चुके थे लोगों के, जो है सिर्फ वर्चुअल रह रहा है। तो वो लोगों की मानसिकता को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से ठेस पहुँची। बहुत एकदम एक आप देखेंगे कि जो बच्चे उस वक़्त जो जिस क्लासेस में स्कूल्स में पढ़ रहे थे, सबसे ज़्यादा उन बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट आया। क्योंकि वो 2 साल बाद जब वो स्कूल में आए हैं, तो दे वर द सेम
पीपल जो 2 साल पहले थे, वो बच्चों 2 साल बाद के बच्चों में कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आया, क्योंकि उन्हें वो माहौल मिल ही नहीं पाया, वो ग्रोथ, वो एनवायरनमेंट वो उन्हें मिल ही नहीं पाया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि आईटी सेक्टर में, तो धीरे-धीरे शुरुआत ये हुई कि भई अब कैसे जो है लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए, कैसे-कैसे लोगों के मन से वहम, ये जो फ़ियर है उसको हटाया जाए। तो इस फ़ियर को हटाने के लिए फिर वही सरकार ने बहुत सारे मेजर्स अपनाए, बहुत सारी चीज़ें की। तो उसके अंदर ये है कि वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, है ना, शिफ्ट्स, आपकी इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट्स के अंदर टाइमिंग्स, ये सब शुरू किया। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट जो है, और अब आप देखेंगे तो अब आज 2024 में हम सिस्टम जो है हमारा वो इस हद तक ऐसे मैनेज हो चुका है कि हाँ, अब हम काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस महसूस कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हमारी है जो बिल्कुल शैटर्ड, बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी थी 2 साल तक, तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट से मतलब यहाँ पे इसी चीज़ का है कि भई किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ को एक ऐसा माहौल दे पाएँ कि जिससे वो काम भी कर पाएँ। वो जिस वक़्त, लेट्स सपोज़ इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल कमिंग टू ऑफिस ड्यू टू एनी रीज़न, उन्हें लग रहा है कि भई आज तबीयत ठीक नहीं है, या ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। भई आज आज मंडे है स्पेशली, तो आज वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, है ना? आज हाइब्रिड मोड इज़ मतलब अब आजकल ज़्यादातर कॉर्पोरेट किस तरीके से हाइब्रिड बड़ी-बड़ी चीज़ें लाना शुरू की हैं। हाई बोर्ड में भी आप कुछ काम करिए, कुछ दिन आपको ऑफ़िस आना मैंडेटरी होगा, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स है जो कि आपके ऑर्गनाइज़ेशंस ने प्रोवाइड करने की कोशिश की कि भई एम्प्लॉइज़ की, ताकि वो घर से बाहर निकलेंगे तो अपने कलीग्स से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, आस-पास निकलेंगे बाहर, जानेंगे, तो उससे कहीं न कहीं उनका जो एक स्ट्रेस लेवल था, जो कि चारों तरफ बंद-बंद एक घरों के अंदर ही सिर्फ़ और सिर्फ़ उस माइंडसेट से वो बाहर निकलेंगे। उस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तो कुछ सोच पाएँगे। बिकॉज़ अगर आपको 4-5 दिन के लिए भी कहीं बंद कर दिया जाए, तो ही आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे कि मतलब मैं एकदम दुनिया से कट ऑफ फ़ील करने लगोगे आप। और 2 साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड। तो उस टाइ इसलिए सारे ऑर्गनाइज़ेशंस ने दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि हम किस तरीके से वर्किंग आवर्स को या काम के तरीके को मैनेज करें, जिससे कि जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है हमारे एम्प्लॉइज़ पे, हमारे लोगों पे, उनकी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा है धीरे-धीरे, वो कम से कम हो सके। तो इसमें ये जाना गया कि भई ये जो भी चीज़ें हम एनफोर्स कर रहे हैं कि भई कैसे फ्लेक्सिबली सारे काम को कराया जाए, है ना? लोगों की एफिशिएंसी के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, वो कितने किस किस टाइम तक काम कर सकते हैं, वो कौन-सी शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हो, जो कंफर्टेबल है वो कर सके। कहने का मतलब ये है कि भई लोगों के ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज़ ना की जाए, ज़बरदस्ती ये थोपी ना जाए कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। तो उससे क्या होता है कि कई बार लोगों का ना जो जॉब सैटिस्फैक्शन लेवल होता है वो खत्म होता है। क्योंकि उनको लगता है कि यार ऑर्गनाइज़ेशन को सिर्फ़ अपनी ही पड़ी है, इनको सिर्फ़ काम ही करवाना है, इनको सिर्फ़ प्रोडक्टिविटी से मतलब है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में भी उतना ही ध्यान देंगे, आप अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचेंगे। आप अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में जब सोचेंगे, दे विल फील अ सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस। उनको लगेगा कि हाँ, इसका मतलब ऑर्गनाइज़ेशन हमें खुद का हिस्सा समझता है। खुद का हिस्सा समझता है, तो इसका मतलब है कि भई आप उसके लिए वैल्यूएबल हो। आप वैल्यूएबल हो तो इट मीन्स कि आपका सैटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा होगा, जॉब सैटिस्फैक्शन, आप सैटिस्फाइड रहेंगे। आप सैटिस्फाइड रहेंगे तो आप अच्छे से काम करेंगे। अच्छे से काम करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक वहाँ टिके रहेंगे। तो इससे सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। जब आपका कहीं काम करने में मन लगता है, तो फिर आप खुश रहते हैं। खुश रहते हैं, तो फिर आप घर रह के भी खुश रहते हैं। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस भी मैनेज होता है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि भई जब आपको कोई काम दिया जाए, व्हाटएवर टास्क यू आर गिविंग बाय योर असाइन्ड बाय योर मैनेजर्स, या जो भी आपको काम दे रहा है, वो आपके पास थोड़ा-सा फ्री हैंड छोड़े कि आपको जो काम दिया गया है, वो आप कर लें। ये नहीं कि हर समय जो है आपके सर पर ही खड़े रहें कि नहीं इसको ऐसे ही करना है, ये लेफ्ट से घूमेगा तो लेफ्ट से ही घूमे। हो सकता है वो थोड़ा राइट से टर्न लेके अच्छा हो जाए, तो ऑटोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है। ऑटोनॉमी से क्या होता है कि आप कई बार जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हम बात करते हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी होते हैं, बच्चों के एज़ एन एक्टिविटी होता है। तो इट्स ऑटोनॉमी ओनली, तो ये कहीं न कहीं ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। ऑटोनॉमी का मतलब ही ये है कि भई आप अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल छोड़ें, थोड़ा-सा, ताकि उससे एक जो क्रिएटिविटी है, वो एनहांस होगी। नई नया कोई आइडिया निकल के आ सकता है कि भई इस काम का करने का हो सकता है कोई दूसरा बेहतर तरीका भी हो। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयी को लगेगा कि हाँ, मेरा जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, व्हिच मीन्स कि मैं इस काम को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ और मेरा ऑर्गनाइज़ेशन उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। तो उसको खुशी महसूस होगी, वो अच्छा फ़ील करेगा तो डेफ़िनिटली उसके लिए वर्क लाइफ़ बैलेंस वही मैनेज हो जाता है। वर्क लाइफ़ बैलेंस का मतलब ये है कि भई आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में और पर्सनल लाइफ़ में खुश हैं।
पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप काम का स्ट्रेस घर नहीं ले जा रहे हैं, घर का स्ट्रेस काम पे नहीं ले जा रहे हैं। और स्ट्रेस होता ही जनरेट उन चीज़ों से है जब चीज़ें आपकी मैं कहूँगी कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। जब आपको लगता है कि भई अब हम बियॉन्ड सर्टेन मेजर्स कि अब मैं मेरे हाथ में नहीं है, तो हम टेंशन लेने लगते हैं कि भई अब कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? कर नहीं पा रहा हूँ, टास्क डेडलाइन आ रही है, डेडलाइन खत्म हो जाएगी, कैसे काम होगा? मैनेजर से डाँट पड़ेगी, ना? या मेरा अप्रेज़ल नहीं होगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो दीज़ थिंग्स ऑफ फियर्स, ये जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रेस को एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं। कोई है ऐसा आप में से जो कुछ शेयर करना चाहेगा रिगार्डिंग स्ट्रेस? किसी ने कभी ऐसा फील किया हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं कि भई इतना काम का बर्डन है, तो उससे आपकी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जो है वो भी इम्पैक्ट करती है? एनीबॉडी? आप लोग अपने इनपुट्स अगर शेयर करेंगे तो ये सेशन और अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है मीनवाइल कि भई हाँ हमारा कोई इनपुट है तो डेफ़िनिटली आप शेयर कीजिए, कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए मैं तो जनरलाइज़ ही कहूँगी क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो और उन एक्सपीरियंसेस से हमें बाहर कि भई हाँ, सर्टेन सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो यू मोस्ट वेलकम, अगर आपको लगता है कि हाँ, आप शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें वही सब चीज़ें हैं कि भई अ, किस तरीके से फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स जो हैं वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है ना? कि जैसा जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स है वो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भई ये एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं न कहीं हमारी वेल-बीइंग पर हिट करता है, सीधा-सीधा। और जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच के रिलेशंस अच्छे होंगे, तो डेफिनिटली जो स्ट्रेस का फैक्टर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच के रिलेशंस भी इम्पोर्टेंट होने उतने ही ज़रूरी हैं क्योंकि रिलेशंस अच्छे होंगे, नॉर्म्स अच्छे होंगे, उनकी आपसी सहमति से सारे काम होंगे, डिसीजन मेकिंग में आपके पार्टिसिपेशन होगी आपके एम्प्लॉइज़ की, सो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अ, जो टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स को आप मॉनिटर करें कि भई लेट्स सपोज़ आपका ऑफ़िस का टाइमिंग किसी का 10 से 5 है या 10 से 7 है या 9 से 7 है, तो बियॉन्ड दोज़ वर्किंग आवर्स हम अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर कोई भी वर्कलोड ना डालें। उससे क्या होगा कि वो घर जाएँगे तो मेंटली फ्री रहेंगे, सो दे विल बी मोर सैटिस्फाइड, मोर हैप्पी विद देयर जॉब। वर्क वीक्स जो हैं, आप वो कंप्रेस कर सकते हैं, है ना? लेट्स सपोज़ आपको डिपेंड करता है कि भई आपका किस टाइप का ऑर्गेनाइज़ेशन है, किस टाइप के सेक्टर में आप इन्वॉल्व हैं, किस तरीके का आपका काम है, तो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे सकते हैं कि भई आपका नाइट शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है या आफ्टरनून शिफ्ट है। इस तरीके से आप राउंड द क्लॉक अगर आपका यहाँ काम चलता है, तो 24 आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं। लोगों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि कौन लेट्स सपोज़ कोई दूर से कम्यूट करता है, तो उसको कौन-सा टाइम सूटेबल रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उनके वर्किंग अरेंजमेंट्स को प्लान करें। ताकि जो ट्रेडिशनल क्या होता है ना कि बहुत फिक्स्ड जो ट्रेडिशनल शेड्यूल जो हमारे यूजुअली हम जिनमें काम करते ही हैं सभी, ज़रूरी नहीं है वो हर किसी को मतलब सूट करे। तो उस केस में क्या होता है कि हम अपनी जो वर्किंग आवर्स हैं या जो भी आपके जो कमिटमेंट्स हैं वर्क अरेंजमेंट्स के, उन्हें टेलर कर सकें इस हिसाब से कि आपके सभी लोगों की चीज़ें उस पे फिट बैठ सकें। सबकी नीड्स के हिसाब से, सबकी प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से कर सकें। तो उसमें क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉयी है, वो वो खुश रहेगा तो काम अच्छा करेगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो इससे ओवरऑल कहीं न कहीं हमारा ही बेनिफिट होता है। अच्छा, अब ऑटोनॉमी से इस पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए ऑटोनॉमी में मैंने आपको जैसे भी पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ऑटोनॉमी इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल टू द एम्प्लॉइज़ इन व्हाटएवर वर्क दे आर डूइंग, इन व्हाटएवर डिसीजन मेकिंग दे आर डूइंग इन देयर वर्क। तो उसमें क्या है कि एक हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन ये आता है कि ऑटोनॉमी से एक तो आपका आइडिया जनरेशन जो होता है। एक जैसे अभी हमने बात की थी कि एक काम को 4-5 तरीके हो सकते हैं करने के। तो हो सकता है कि भई 10 साल से एक ऑर्गनाइज़ेशन में एक तरीके से काम हो रहा हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमी दी ही नहीं गई। ऑटोनॉमी देते तो शायद हो सकता है कोई नया तरीका निकल के आता, है ना? तो इसलिए और उससे अगर आप भई अगर किसी ने आपको अच्छा सजेशन दिया आपके किसी एम्प्लॉयी ने तो उसको प्रेज़ करते तो जॉब सैटिस्फैक्शन बढ़ता, वो मोटिवेट रहता, है ना? और उसकी वेल-बीइंग पे डेफिनिटली उस इम्पैक्ट पड़ता। तो इसलिए अगेन ऑटोनॉमी का भी बहुत अच्छा खासा रोल है। ऑटोनॉमी की अगर मैं वैसे बात करूँ तो एक बहुत ही ये डिबेटफुल टॉपिक है क्योंकि लोगों को लगता है कई बार कि भई अ,
ऑटोनॉमी देने से एम्प्लॉइज बहुत अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं ऑटोनॉमी का। पर ऐसा नहीं है। देखिए, ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि भई आपको दे दिया काम और जो है आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं आपको काम दे कर के और आपके ऊपर रिलाई करें, है ना? कि भई आप काम कर लेंगे, बट आप उस काम को करने की बजाय आप डेडलाइन्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, है ना? मनमानी करना ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से उस काम को जो टाइम बाउंड लिमिट्स है उसमें फिनिश करें। दैट इज़ ऑटोनॉमी। आप उस काम को अपने आसान तरीके से कर सकते हैं। दैट इज़ ऑटोनॉमी। कुछ लोग अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं उसका, दैट इज़ नॉट राइट, व्हिच इज़ डेफिनिटली नॉट राइट। तो उसके ऊपर तो फिर एम्प्लॉयर कॉल लेगा ही लेगा। लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब ही यहाँ पे है कि पॉजिटिव वे में आप किस तरीके से अपने काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। दैट इज़ ऑटोनॉमी। फिर आपका जो इम्पैक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस में। अब वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनिटली ये सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपके पास, आप खुद सोचिए कि भई फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स हैं आपके, है ना? और आपके पास थोड़ी ऑटोनॉमी है काम करने की, तो आपके पास जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका ऑटोमैटिकली मेंटेन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप मेंटली फिट रहेंगे, यू विल फील हेल्दी, यू विल फील हैप्पी। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप अच्छे से हैंडल कर पाएँगे वर्क प्लेस पर भी और आपके घर पर भी। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जॉब सैटिस्फैक्शन में भी और आपकी मेंटल वेलबींग में कोई कोई बुराई नहीं है। Then coming on to how both of these are interrelated and how these both of these are good mediators. देखिए वर्क जो है वो तभी आ सकता है जब ऑटोनॉमी भी चले। तो आई वुड से दैट both both could go hand in hand, could go both in hand. हाँ, आपके पास काम करने के लिए तरीके के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप अपनी सारी चीज़ों को इज़िली मैनेज कर पाएँगे। अपनी वर्क लाइफ, वर्क फ्रंट पे, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, अपने पर्सनल फ्रंट पे आप दोनों जगह खुद को बैलेंस करके देख पाएँगे। सो दैट इज़ कि भई हाँ, एक बहुत बड़ा मीडिएशन का रोल प्ले करता है। कोई ऑटोनॉमी और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ कहना चाहेगा? वर्क लाइफ बैलेंस तो एक बहुत बड़ा अगेन डिबेट का टॉपिक है एंड सेम इज़ ऑटोनॉमी। तो अगर आप कुछ इनपुट शेयर करेंगे तो इट विल बी गुड। एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी एक्सपीरियंसेस अपने कि भई आप कोई किसी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आई गेस होंगे, तो कोई बताना चाहेगा कि भई आपके यहाँ ऑर्गनाइजेशंस में ऑटोनॉमी प्रिवेल करती है कि नहीं करती? वर्क लाइफ बैलेंस है, एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता? क्योंकि ये वर्ड्स और टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी पे लोग कई बार बताते हैं कि भई ग्राउंड रियलिटी तो ऐसी नहीं है, जो कि होनी चाहिए इसीलिए डिबेट होती है। किसी का कोई भी एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे तो? डेफिनिटली अनरियलिस्टिक टारगेट्स, वही हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके जो टारगेट्स हैं, आपकी जो डेडलाइंस हैं, वो आपके एम्प्लॉयज को देखते हुए, उनकी एफिशिएंसी के बारे में जानते हुए, उनकी स्किल सेट के बारे में जानते हुए, अपने कैलिबर को देखते हुए टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने चाहिए। जैसे आप लेट्स सपोज आप कोई नया कोर्स एनरोल कर रहे हैं ना, लाइक 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, बच्चा कोई नया कोर्स एनरोल कर रहा है, तो वो भी अपनी कैलिबर को देख के ही तो एनरोल करेगा। सेम गोज विद द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज के लिए टारगेट जो सेट करें वो ऐसे करें कि वो फिजिबल और अचीवेबल, है ना? अगर वो अचीवेबल नहीं होते तो वो बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं हमारी वर्क लाइफ बैलेंस को। बिल्कुल आपने सही कहा। एनीवन एल्स? स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, हाउ टू कीप सेल्फ मोटिवेटेड इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या है कि जब हम बात करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन की तो डेफिनेटली सिर्फ हम ही नहीं सारी चीजें अब आप जाके कहने लगो कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तो हमारे कहने से और आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं। दिस इज समथिंग विच शुड बी रियलाइज्ड बाय द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टॉप पोजीशन। सो keeping yourself self motivated is the only thing which I can consider right now is doing yoga and meditation for to keep that stressful environment at a bay. But हम इस चीज को अवॉइड तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट कैन बी मैनेज्ड, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन बी मैनेज्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट शुड कम फ्रॉम द अपर हैंड, बट इफ इन केस कि ऊपर से लोग भाई नहीं समझ रहे हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशंस में इन एनी एक्स वाई जेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में जो लोग डिपार्टमेंट्स में हैं वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस द ओनली थिंग इज कि आप अपनी इंडिविजुअल सेनिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। दैट इज यू शुड डू योगा, यू शुड डू मेडिटेशन, तभी आप उसमें और चीजों को आप प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस का भी जो फैक्टर है वो भी बहुत
इस चीज़ से इफ़ेक्ट रहता है। आप जितना खुद की प्रायोरिटीज़ को पहले रखेंगे, बीट काम में भी अगर आप प्रोफ़ेशनल कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके भी कि इसमें से कौन-सा टास्क पहले प्रायोरिटी वाला है। तो प्रायोरिटी बेस्ड लाइफ़स्टाइल को फ़ोकस करेंगे, तो बहुत हद तक हम सेल्फ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को अवॉइड कर पाएँगे। मैनेज कर पाएँगे, सॉरी नॉट अवॉइड, अवॉइड तो नहीं कर सकते इन केस योर एंटायर एनवायरनमेंट इज़ स्ट्रेसफुल, सो यू कांट बी द ओनली पर्सन कि भई जो उस एनवायरनमेंट को एकदम बदल दे। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ना, तो इस कलेक्टिव एफर्ट में हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इंडिविजुअल इनपुट डालते रहेंगे तो देयर माइट बी अ टाइम जहाँ पे कि भई हाँ, ये एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हो। एनीवन एल्स? वर्क लाइफ बैलेंस पे कोई और इनपुट्स, एनी इनपुट्स ऑन वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशली? और स्ट्रेस के बारे में भी, जैसे अभी क्वेश्चंस इसी से थे, स्ट्रेस के बारे में, वर्क लाइफ बैलेंस से। मोर क्वेश्चंस आर वेलकम। जितना इस बारे में डिस्कशन करेंगे उतनी ही चीजें हम बेहतरी से समझ पाएंगे कि हम कर सकते हैं। एनी सजेशंस आर आल्सो वेलकम फ्रॉम योर एंड। जैसे भी क्वेश्चन पुट अप हुआ कि भाई कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, देखिए अवॉइड हम नहीं कर सकते, अकेले तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अवॉइड इज अ कलेक्टिव एफर्ट। हाँ, मैनेज जरूर कर सकते हैं अकेले। तो मैनेज के लिए एक तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दी प्रायोरिटाइजिंग द टास्क, प्रायोरिटाइजिंग एवरीथिंग। और कोई रिस्पॉन्स देना चाहेगा? That is right. Demands of work. Was very right. See, the thing is that we should be focusing more towards how to manage the things, right? Focusing on solutions. Otherwise, we would be, as I said, कि मैंने बोला भाई कि आपका जो ये काम है, जो हम individually, no one can change it. It is a collective effort. It is a holistic approach. It's a collective approach. और तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इट बिकम्स डिफिकल्ट। इट और आप एनर्जी भी, ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट, द आइडिया इज राइट कि भाई हम इतनी एनर्जी भी नहीं बचती है, इतना परेशान हो जाते हैं लोग कि शाम तक घर आ रहे थे इतना थक के आ रहे हैं कि बाकी तो सोचते ही नहीं सकते हम कि कैसे करें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसको मैनेज ही, द ओनली सोल्यूशन, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सोल्यूशन जो है हमारे पास, दैट इज दी प्रायोरिटाइजिंग द थिंग। एंड ऑफ कोर्स यू starts the important thing कि even if you get late, of course I understand कि भैया हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है, वर्किंग प्रोफेशनल स्पेशली। तो बट हमें कहीं ना कहीं जरूर से एक एक हैबिट जरूर रखनी चाहिए अपने अंदर। पहला एक तो मैंने कहा कि प्रायोरिटाइज आप कर सकते हैं अपनी चीजों को। आपकी जो भी हॉबीज है, वॉट एवर हॉबी, मतलब आपकी कोई भी हॉबी नहीं होगी, 10 मिनट 15 मिनट बहुत कोशिश करिए कि अपनी हॉबी को एक जरूर अपना लाइफ का पार्ट बना कर रखिए। बिकॉज उससे क्या होता है ना कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। जो चीज हमें करने का बहुत शौक होता है, अगर हम उसे 5 मिनट भी करेंगे ना, वील फील हैप्पी। सो जब से पूछा है किसी ने कोई सजेशन कि भाई कैसे मैनेज किया जा सके, तो मैनेज करने का ये बहुत एक अच्छा तरीका। लोग बोलते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मेक्स यू फील हैप्पी। सो किसी के लिए बुक पढ़ना मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि भाई एक देर इज सिंपल टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, दैट इज मेडिटेशन। एनीथिंग व्हिच गिव्स यू हैप्पीनेस इज मेडिटेशन फॉर यू। अगर आपको बुक रीड करके खुशी मिलती है तो दैट इज मेडिटेशन फॉर यू। आपको 10 मिनट वॉक करके खुशी मिल रही है, दैट इज डन। आपको लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है, दैट इज मेडिटेशन फॉर यू। सो आपकी हॉबी, मतलब फॉर माई, मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक एक ऐसी चीज कि भैया अपनी हॉबी को मत छोड़िए, अपनी हॉबी जरूर कैरी रखिए। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई एक ऐसी हैबिट जो आप रेगुलर कैरी करें। चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, 24 घंटे में से बिल्कुल वो टाइम निकालिए, तो आप काफी हद तक अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज फील करें। वेरी राइट। यहाँ से एक सजेशन और आया है, टेकिंग ब्रेक्स। ऑफ कोर्स ब्रेक लीजिए अगर बर्नआउट फील कर रहे हैं, बिकॉज तो ताकि आप जो है अपना अपना 100% दे सकें। वेरी राइट, वेरी राइट। देखिए ब्रेक्स लेना भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, स्पेशली लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो उसमें क्या है कि भाई आपने काम किया, 5-10 मिनट उठे, थोड़ा सा आपस में बात की, थोड़ा स्नैक्स लिया, उठे, फिर वापस से काम के लिए बैठ गए। बट देन द माई माई कॉन्सेप्ट वाज कि भाई ठीक है, आप स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, आप अवॉइड करने के लिए
आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करें, तो उसके लिए ऑफ कोर्स ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट। अगेन योर जो हैबिट्स जो आपको खुशी देती है, जो आदतें हैं जिन बीच यू फील कि भाई ये मेरी हॉबी है, तो वो आप जरूर रखिए, वो कभी ना छोड़िए, दैट वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सम मॉनिटरिंग मोनेटाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस को देखिए, सबसे बड़ी पहचान तो स्ट्रेस की ये होती है कि आपका बिहेवियर ही सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है। ऑफ कोर्स यू कैन प्ले द गेम, जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपकी हॉबी है, गेम खेलना है, बुक पढ़ना है, कोई चाहे वॉक करनी है, चाहे बात करनी है, एनीथिंग, मतलब दैट इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन का हमारा जो डेफिनेशन इज नॉट जस्ट कन्फाइंड कि भाई आपको फोकस करना है किसी चीज, दैट इज मेडिटेशन नहीं। जो चीज खुशी देती है दैट इज मेडिटेशन। और वो आपकी लाइफस्टाइल में एड ऑन अगर आप करेंगे एक छोटी सी चीज ही, तो उससे आपको बहुत इम्पैक्ट मिलेगा। स्ट्रेस को मॉनिटर तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपका जो बिहेवियर होगा वो एकदम ही यू विल बी हाई ऑन नर्व्स ऑल द टाइम, है ना। आपको कोई भी आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप रिस्पॉन्स एकदम पोलाइटली ना करके, अपनी सेंसेस में ना हो करके एक अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आई एम इन स्ट्रेस, दिस इज नॉट मी, ये मेरा तरीका नहीं है बात करने का। आप घर में घुस रहे हैं, आप जॉब के बाद घर में आ रहे हैं, तो व्हाट यू आर फीलिंग, ना, यू फीलिंग टायर्ड, और उस टायर्ड में आपका, क्योंकि ब्रेन अभी भी एक्टिव कहाँ है, दिमाग काम में है, तो काम में है, तो आपका जब रिस्पॉन्स सामने से किसी ने अच्छे से पूछा तो रिस्पॉन्स कुछ और ही निकला। तो विच मीन्स ये छोटी छोटी पता जाता है कि हाँ हम स्ट्रेस में है। तो जरूरी नहीं है कि ये द क्वेश्चन वाज वेरी गुड, बिकॉज स्ट्रेस भी कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर हमारा डिस्गाइज स्ट्रेस नाम का भी एक स्ट्रेस होता है, मतलब जो छुपा हुआ है, जो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को और आप लोग उनको बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाता है, दैट इज डिस्गाइज स्ट्रेस। तो उसको तो आइडेंटिफाई करने का बहुत ही अच्छा यही तरीका है, आपका बिहेवियर से बड़ा एनालिसिस कुछ नहीं है स्ट्रेस में। अगर आपको लग रहा है कि या आपके कलीग्स या आपके दोस्त या आपके घर के लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम ऑफिस से आके तुम बड़ा झुंझला के व्यवहार करते हो, बहुत अजीब से जवाब देते हो, तो आप समझ जाइए कि आप स्ट्रेस में। लेकिन आपको क्या लगेगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, थकाया हुआ हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, वो स्ट्रेस होता है आपका जो बाहर निकल के आता है। सो दैट इज द वे टू आइडेंटिफाई दी स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मैनेज ही किया जा सकता है। क्योर करना, अगेन इट्स अ होलिस्टिक वे, कलेक्टिव एफर्ट। आपको ऑफ कोर्स इट इज क्यूरेबल, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नॉन क्यूरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इट इज, ये क्योंकि स्ट्रेस कम्स फ्रॉम दी माइंड, ऑफ कोर्स माइंड से होता है। आपके पास काम जैसे कोई भी आपके पास काम आया है ना, बहुत आप ओवरबर्डन है, तो आप उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करिए, मैनेज उतनी ही करिए कि भाई देख, एक तो क्या होता है, समवन हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, हाँ वी फेस अ सिचुएशन कि जैसे आपको बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट होता है इमोशंस का, है ना, आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हो रहा है, तो ये तो क्या होता है ना कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। लेकिन पहली बात तो, सबसे पहले अगर आप काम करने निकले हैं तो आप सबसे पहला थॉट आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसा मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर है तो यू विल फील बेटर। आपके हिसाब से भी अगर कोई काम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता है तो भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, जब आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि भाई हर चीज का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। हाँ, तो बेस्ट दीजिए। तो प्रॉब्लम तभी होती है जब हम बहुत सारे एकदम से जो है अपनी सिचुएशंस जो है हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, है ना, हम बहुत एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि भाई नहीं मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसके बाद यही होगा, इस कोर्स के बाद यही जॉब लगेगी, इसके बाद यही जाऊंगा। तो ये सारी उम्मीदें जो आप इतना बोझ खुद पे ओढ़ लेते हैं वो खुद से ही किया है ना। ये आउटर फैक्टर्स आपके ऊपर तभी हावी हो पाते हैं जब आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि लाइफ को मैनेज करके चलना, अपने रूटीन को मैनेज करके चलना। करेक्ट, एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आपके अंदर ये नहीं है कि सामने कोई भी सिचुएशन है, आप सिचुएशन को ही सोचिए कि भाई इट्स नॉट इन माय हैंड्स, ना, जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके, हो सकता है कई बार उसमें भलाई ना हो सकता है कई बार भलाई भी हो। सो इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। और ज्यादातर स्ट्रेस वही होता है जिस चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हीं चीजों का हम स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि हम सोच के बैठ जाते हैं, प्री एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, राइट। ओके, अच्छा किसी ने पूछा है, अजय ने पूछा है कि भाई आपका स्ट्रेस का और डिप्रेशन में फर्क क्या है। देखिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस। जब आप
खुद के ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस ज़रूरत से ज़्यादा ओढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आपके ऊपर आपने एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और वो पूरी हो नहीं पाती हैं। देन यू इवेंचुअली लीड टू डिप्रेशन। धीरे-धीरे आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेस की शुरुआत डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन की शुरुआत ही होता है। अगर आप इसको मैनेज और कंट्रोल दोनों ही ना कर पाएँ। पहले तो मैनेज करेंगे तब जाके कहीं कंट्रोल की स्थिति में पहुँच पाएँगे। तो पहले मैनेज करिए फिर कंट्रोल तो खुद ही हो पाएगा। तभी आप डिप्रेशन से एट बे रह सकते हैं। अदरवाइज़ इट इज़ समथिंग कि भई हाँ, आपको इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में और वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि लोग बहुत अनरियलिस्टिक अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ों को सोच ले रहे हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है भई। जब कहते हैं ना कि इंसान का जहाँ जन्म हुआ है तो आपके हाथ में नहीं है। कहाँ ऊपर वाले ने आपकी आखिरी दिन लिखा है वो आपके हाथ में नहीं है। तो इन बिटवीन क्या हो रहा है वो आपके हाथ में कैसे हो सकता है? इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी फ़ोकस करिए कि भई आप कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। कैसे चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो कलेक्टिव एफर्ट है ये भई आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए, बिल्कुल डेफ़िनिटली बननी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज़ को हेल्प हो और उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो। हाँ, ऑर्गेनाइज़ेशंस अगर इन चीज़ों को अप्लाई करती हैं तो इट विल बी अ गुड हेल्पिंग हैंड फॉर यू। आप तो अपने लिए इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे, है ना? लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशंस का एफर्ट अगर आप उसके साथ होगा तो दैट विल बी अ कलेक्टिव एफर्ट। वेरी राइट, राइट। हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव माइंडसेट, हेल्दी लाइफस्टाइल यही सारी चीज़ें ये बिल्कुल आपने सही लिखा है। Habits, healthy lifestyles, hydration, positive thoughts, and focusing towards the solution, thinking about. So ये चीजें ही क्योंकि क्या है कि हम इंडिविजुअली फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं इकट्ठा वो कलेक्टिव एक दिन हो ही जाएगा। तो अगर हम ये वेट करते रहेंगे कि भाई पहले एम्प्लॉय ठीक करेगा चीजों को तब जाके हम अपने लिए करेंगे तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इन दैट केस हमें शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी ना। बदलाव की जो शुरुआत है, अगर कुछ बदलना है अपने अंदर, उसकी शुरुआत तो आपको अपने से ही करनी पड़ेगी। ये तो मतलब सभी जानते हैं कि भई पहले आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप जो है बाकी किसी के बारे में सोच सकते हो। तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये हमारे अभी इसके अंदर चैलेंजेस और कंसिडरेशन जो मैं हमारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है कि भई कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, है ना? वो एंगेज हो सकते हैं, लोगों को एंगेज रख सकते हैं, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रख सकते हैं ना? कैसे उनको प्रायोरिटाइज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी, ये हमें कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालती हैं कि भई किससे हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वर्क अरेंजमेंट्स, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे जो स्ट्रेस है, वो कैसे हम उसको उससे थोड़ा दूरी में मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करके रख सकते हैं। एनी अदर इनपुट्स? आई होप मैं शायद अपनी बात आप लोगों को समझा पाई हूँ। वेरी राइट। आपको मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या है कि अ, स्पेशली अब सोशल मीडिया इतना प्रेवल हो चुका है कि पीपल सेंट्रिक लाइफ ज़्यादा हो गई है। दूसरों को दिखाने के लिए आधे से ज़्यादा काम लोग करते हैं। इंडिविजुअल सेंट्रिक बहुत रेयर है और यही ये चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी जो स्ट्रेस लेवल को इम्प्रूव कर मतलब बढ़ाती हैं। हमें पता नहीं लगता, और जैसे मैंने बोला डिस्गाइज़ स्ट्रेस। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन उस चीज़ का भी स्ट्रेस है कि अच्छा फलाने ने ये पोस्ट कर दिया, मुझे दूसरी पोस्ट डालनी है। ये भी एक स्ट्रेस है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं आपकी जो कि आप खुद से उस चीज़ को अपने ऊपर उठ रहे हैं। दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस। आई थिंक मैं अपनी बात शायद कन्वे कर पाई हूँ आप लोगों तक। एनी मोर सजेशंस? मोर डिस्कशंस और कोई बातें कि भाई स्ट्रेस से रिलेटेड क्या चीज़ें और हो सकती हैं? क्योंकि जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसके बारे में, उसमें ये सारी चीज़ें कि हम किस तरीके से, हमारे पास क्या-क्या चैलेंजेस हैं, है ना? क्या-क्या उसके में किया जा सकता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं भई? कैसे ऑर्गनाइज़ेशंस अपने एम्प्लॉइज़ को सब चीज़ों के बारे, अपनी एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत विज़िबल होनी चाहिए, है ना? कैसे जो अगर दूर बैठे लोग हैं, काम कर रहे हैं, उन तक भी उनसे भी कैसे काम कराया जा सकता है? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि भई जो लोग रोज़ उनके सामने उनसे वर्बली कन्वे कर देते हैं अपनी बात, तो वो समझ जाते हैं कि आपने किस वे में कहा है और क्यों कहा है। बट क्या होता है कि आपके पास कोई रिमोट टीम्स होती हैं, तो उसमें क्या है कि आपने बस मेल फ्लोट कर दी, तो वो ना आपको देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं कि भई आप किस वे में क्या बात कहना चाह रहे हो। तो उसमें क्या है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी बहुत बार जनरेट हो जाती है, कि लोगों की आपसी सहमति नहीं बैठ पाती है, क्योंकि वो एक-दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है।
तो इसलिए इस तरह की चीजें मेंटेन, ऐसे पैटर्न मेंटेन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी चाहिए कि भाई आपका जो हाइब्रिड मोड है वो इसीलिए लाया गया है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए, भाई काम तो करना ही है तो छोड़ेंगे नहीं। मीन्स कि हाइब्रिड मोड में ये सब इसीलिए क्या किया गया है कि ये सब हो सके। आई थिंक मैंने अपनी बात अच्छे से समझाई, आप लोगों को समझ में आई? जी मैम, आप लोग बिल्कुल अभी और इनपुट्स तो नहीं है, कोई चैट बॉक्स में और रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। थैंक्स अ थैंक लॉट फॉर योर सेशन मैम, बहुत ही एंगेजिंग यू सेशन सो था, मच। आई मस्ट से। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सेशन आप लोगों ने बहुत ही एंगेजिंग बनाया, इंटरेक्टिव बनाया। मैम आपने समय दिया और इस टॉपिक पर हमें रिव्यू दिया, सबको अच्छे से समझाया कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं हम। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक किसी कोई भी कनेक्ट विद मी, आप मैम कर सकते हैं, दे कैन कनेक्ट यू विद मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन।